प्रणाम, अभिनंदन, आदाब। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है लेकर दस्तक दिल की बात कलम से। आप जानते हैं दिल की बातें भी होती हैं और कलम से जो लिखा है उस पर भी बात होती है। और जस टीवी के प्रांगण में दस्तक देते हैं कि वो साहित्यकार जिन्होंने अपनी खास पहचान बनाई है। आज इस कड़ी में ये भी आप जानते हैं कि गज़ल, कविता, कहानी हो या उपन्यास, लिखने वालों से होती है खास मुलाकात। और आज खास मुलाकात के हमारे साथ जो है, खास मुलाकात के लिए हम उनको आपसे मिलवाने से पहले उनके बारे में एक नज़र। आप जानी मानी हस्ती हैं और आपसे मुलाकात के बाद सभी आपको जानने वाले हैं और बहुत सारी बातें सवाल जवाब में भी आएंगे, बहुत किस्से। आज इस कड़ी में मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी गज़लें, नज़में पत्र पत्रिकाओं में, राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है। गज़ल, नज़्म, गीत, कविता कहते हैं और अभिनय भी कर चुके हैं, यानी अदाकार भी हैं। टीवी सीरियल्स में काम किया है, शॉर्ट मूवीज़ में काम किया है और बड़े सहज सरल तरीके से बहुत बड़ी बात गज़ल के माध्यम से शेरों में कहने का हुनर रखते हैं। प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, बड़े बड़े मंचों पर, राष्ट्रीय स्तर के जो मंच हैं, बड़े बड़े उस्ताद शायरों के साथ मंच साझे किए हुए हैं और जाना माना चेहरा है, नाम है। जी हाँ, बात कर रही हूँ रविंदर रवि जी की। तो दोस्तों, जब इतना कुछ, इतना कमाल की हस्ती हमारे साथ हैं तो फिर मिलने में देर कैसे। आइए मिलते हैं रवि जी से। रवि जी, आपका जस्ट टीवी के प्रांगण में हम स्वागत करते हैं। आप आए, दस्तक दी और बहुत बहुत कुछ पूछना है आज आपसे। जरूर उर्मिल जी, सबसे पहले तो मैं आपका और जस्ट टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें इस लायक समझा कि मैं आपके इतने बड़े चैनल पे आके आपसे रूबरू हो सकूं। जी। और मैं देखता हूँ, मैं पहले भी आपके कार्यक्रम देखता हूँ, बहुत सुलझे हुए, एक बड़ी शालीनता के साथ, और आपकी जो निजामत है वो बाकमाल होती है। अच्छा, तो आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, अब हमारी तो निजामत आप देखते हैं, अब आपके शब्दों की कयामत होने वाली है। अब हमारे दर्शक ये देखें कि निजामत बड़ी चीज है कि कयामत। स्वागत है। और शुरुआत हल्के फुल्के मूड से ही करते हैं। बहुत गंभीर सवाल लिए बैठी हूँ और गंभीरता से पहले जरा मूड बनाते हैं। और मैं ये सोच रही हूँ कि आप गज़ल, नज़्म, कविता, कहानी, मतलब नज़्म, गज़ल, कविता ये सब कहते हैं, शायरी करते हैं, तो आपको गज़लों ने संभाला हुआ है या आपने इनको संभाला हुआ है? ये आप सच सच हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ये आपने दुविधा में डाल दिया। इसमें तो ये कहा जा सकता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को संभाला हुआ है। क्या बात। तो इसमें तो यही कहा जा सकता है। दिल में कोई बात आती है तो वो गज़ल के माध्यम से प्रकट हो जाती है। और आपको तो पता है, आप तो खुद बहुत बड़ी गज़लकार है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको कुछ लिखने के लिए प्रेरित करता है। तो बस ऐसा ही हर जो है कलम से जब कागज पे उतरते हैं तो कुछ ना कुछ गज़ल हो जाती है। तो मतलब आपने उनको संभाला हुआ है गज़लों पर, गज़लों ने हमें तो हकीकत भी है। क्योंकि इसको और खुल के बताइए थोड़ा। ये तो एक सरसरी सा हो गया, मतलब जब इंसान बिखरता है तो गज़ल, अपनी गज़लों से वो खुद को समेटता भी है। जी, बिल्कुल। कुछ जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं जब आपके पास कोई ना कोई ऐसा जरिया होना चाहिए जिसके माध्यम से आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सके। तो आपके जो विचार हैं, आपके जो ख्याल हैं, और यदि आप में आपका लिखने का एक टेस्ट है, तो वो आपके ख्याल जो है गज़ल के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं। और इस तरह जो है, जो आपके मन में जो बात होती है, आप उस बात को लेके सबसे रूबरू हो सकते हैं। आप अपनी बात को एक आसान तरीके से गज़ल के माध्यम से आम जनमानस तक तो पहुंचा ही सकते हैं, लेकिन आप अपने मन को भी एक तरीके से शांत करते हैं। जो आपके विचार हैं वो कागज पे उतर के आपका मन शांत हो जाता है। हाँ, सोच रही हूँ कि हर कोई गज़ल क्यों नहीं कहता। देखिए दोस्तों, देख लीजिए गज़ल के फ़ायदे, लिखने के फ़ायदे, मन को भी शांति मिलती है। और तन्हाई के पलों में, तन्हाई की घड़ियों में आपने जो उस वक्त को अंकित किया होता है कागज़ पे, वो अंकित किया हुआ कागज़ पास्ट में भी होता है, हालांकि भूतकाल का विषय है, लेकिन वर्तमान में भी आपको उस परिस्थिति का एहसास कराता है।
आप यही कहना चाहते जी, हैं जी, कहीं ना बिल्कुल, कहीं। बिल्कुल। आपके पल पल आपके साथ होते हैं, वो पल, वो जी, जी, घड़ी, जी, वो बिल्कुल, लम्हे, बिल्कुल। और संभाल के भी रखते हैं, जी, आपको बिखरने नहीं जी। देते हैं। दुआ करते हैं कि आप और भी संभले रहे और संभल संभल शुक्रिया, के संभलते रहे, शुक्रिया, यानी कि शुक्रिया। लिखते रहे। लिखते रहे। चलिए, अब हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए, ये प्यारी सी हस्ती शख्सियत हमारे रवि जी कहाँ से है? क्योंकि बहुत कुछ जानेंगे, जी, जी, जी। पढ़ाई लिखाई, नौकरी और जी, ये जी, सब भी जानना जी, जी, जरूरी है, जी, जी। क्योंकि गजल तो एक मुकम्मल यात्रा है, जी, जी, जी। लेकिन ये यात्रा कहाँ से शुरू होती है, अच्छा। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि क्या हाँ है? जी, बिल्कुल। तो मैं बताना चाहूँगा हाँ कि मैं रविंदर रवि हाँ। अम्बाला से बिलोंग करता हूँ। हम्म, इससे पहले हम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। हम्म, फिर जॉब के सिलसिले में अम्बाला हम्म, आना हो गया। रही गज़लों के शौक़ की बात, तो बहुत पुरानी बात है, जब हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी एजुकेशन ली हम्म, है। हम्म, तो कुछ वक्त जो है हॉस्टल में गुजरा, हम्म, और कुछ वक्त जो है हम डेली पैसेंजर थे, गांव में रहा करते थे। हम्म, तो मुझे याद आता है कि जब हम बस स्टैंड पे बैठा करते थे हम्म, बस के इंतजार में, क्योंकि बस गांव में जाने के लिए 1 घंटे या 2 घंटे के बाद आती थी, तो काफी समय रहता था हमारे पास। तो बस अच्छा। स्टैंड के कॉर्नर पे एक बुक्स की दुकान हुआ नहीं, करती थी। कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? ये काफी पुरानी बात है, ये 1985। मतलब मैं आपकी उम्र का अंदाजा लगा हाँ। रही हूँ। ऐसे तो हम मर्दों से पूछ नहीं सकते। देखिए, पता हाँ, है क्या है, नहीं। जब हम महिला से बात जी, करते जी, हैं या जी, जी। किसी से भी हाँ। उम्र की बात पूछना नहीं, नहीं, आप तहजीब वैसे में भी पूछ नहीं आता सकते कि हैं आप उम्र कितने भी, साल के हैं। तो तो इसका एक ही तरीका है कि जी, उनसे जी, पूछ जी। लो सिर्फ कौन से सन की बात कर हाँ, रहे हैं, तो कॉलेज ये की, लगभग अंदाजा लग जाता है। 90 के आसपास की बातें रही अच्छा, होंगी। अभी 85 की थी। हाँ, मुझे चलो 85 90 वो पूरा। अच्छा, लेकिन बस 2 टाइम आती थी? नहीं, दो? बस 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के गैप के अच्छा। बाद या 2 घंटे के गैप के बाद। कई बार ऐसा होता था कि बस में रश होता था, तो उसमें हम उसको उसमें चढ़ ही नहीं सकते पर थे, फिर वैसे हम दूसरी बस की इंतजार एक करते बात थे। बहुत अच्छी है, आपकी 1 घंटे के बाद तो आती थी, हमने तो बहुत और भी देखा, एक बार सुबह आई, एक बार और वो शाम को शाम आई। को आती। तो तो मैं उस बता रहा था कि एक ना बुक्स की दुकान थी, तो हाँ, वहां जो है वो एक म्यूजिक लगा के रखता था। तो हाँ, आमतौर पे हम गाने वाने तो सुनते थे, फिल्मी गाने अच्छे हाँ, लगते थे, किशोर जी को सुनना, लता जी को सुनना, रफ़ी साहब को सुनना बहुत पसंद था। लेकिन वो जब मैंने सुना कि एक हल्का सा म्यूजिक है और एक बड़े सलीके से कोई अच्छी सी बात जो दिल के कहीं आर पार हो रही है, वो कहीं जा रही है, वो सुनाई दे रही है, तो मुझे तब पता लगा कि ये क्या है। तब मुझे पता लगा कि ये गजल है। तब मैंने गज़लों को सुनना शुरू किया, मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया गज़लों को सुनना। और ये बहुत पुरानी बात है। तब मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे कोई, तब ट्रांजिस्टर पास होना या बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। मुझे याद है कि मुझे जो पहला ट्रांजिस्टर मैंने लिया था, वो हमारी माताजी ने हमारे पिताजी से चोरी अच्छा, हमें दिलवाया था। क्या बात है। मेरी मदर भी जो है वो टीचर थे, मेरे फादर साहब भी टीचर लेकिन थे। जो ट्रांजिस्टर चोरी से दिलवाया था, वो चोरी चोरी बजता था खुल्लम खुल्ला? वो चोरी चोरी भी बजता था, खुल्लम खुल्ला भी बजता था। अच्छा। वो कैसे बजता था, हाँ, तो बाद में पता लग गया था कि ये 75 रुपए, 75 रुपीज का तब वो ट्रांजिस्टर आया था। अच्छा। तो एक वहाँ कोई इलेक्ट्रीशियन हमारे मित्र थे जो ये ट्रांजिस्टर वगैरह का काम करते थे, तो उनको मैंने कहा कि रात को सुनते थे कि कुछ ऐसा उपाय करो कि जिससे इसकी आवाज जो है वो बाहर तक ना जाए। तो तब उन्होंने एक उसमें कोई अपरेटस फिट की, ये ईयरफोन उसमें लग जाता था, तो वो आवाज बाहर नहीं जाती थी। तो मैं रात को देर तक जो है, जब तक प्रोग्राम चलता था गजलों का, ऑल इंडिया रेडियो पे आया करता था, विविध भारती पे चला करता था, या कहीं और भी चल रहा होता था, तब तो इतने चैनल पता नहीं थे, तो वो गजलें सुना करते उस थे। टाइम भी ईयरफोन था? ईयरफोन तब भी हुआ करता था, वो एक तार होती थी, उसके अंदर जो है उसको लगा देते थे, तो तब जो है वो लगा के तो इस तरीके से सुना और करते रवि थे। जी, इस बात का सिलसिला अभी और भी आगे बढ़ाएंगे, जी, जी। लेकिन दोस्तों समय छोटे से ब्रेक का, जी। जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से करते हैं स्वागत। और आज हमारे जस्ट टीवी के प्रांगण में दस्तक दी है रवि साहब ने। आप गज़ल, नज़म, गीत, कविता सब कहते हैं और बहुत कमाल की कहते हैं। उनसे बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। तो रवि जी, उन दिनों जो रेडियो होता था, ईयरफोन होता था, आप सुनते थे लेट नाइट, जी, जी, जी। म्यूजिक सुनते थे, तो गज़लें कहाँ से आपको पता चला कि गज़लें? उसके बाद दिल्ली दूरदर्शन हुआ करता था, कोई और चैनल नहीं चलते थे, टीवी आ चुके थे, और महीने में 1 या 2 बार, मुझे अब एग्जैक्ट तो याद नहीं है कितनी बार, महीने में 1 या 2 बार वहाँ मुशायरे आया करते थे।
तो लेट नाइट आते थे, वो भी 10 बजे के बाद शुरू होता था, तो वहां से मैं सुना करता था। अब हमें पता चला कि इस तरीके से ये गजल जो है वो कही जाती है। उसमें बड़े बड़े शायर आया करते थे, तब बहुत मशहूर रहा करते थे इस तरह के कार्यक्रम। और उसमें मैंने जब बशीर बद्र साहब को सुना तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, तो इसलिए धीरे 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 टेस्ट डेवलप हो गया। थोड़ा बहुत लिखने की हमने तब कोशिश की कॉलेज टाइम में। आपको वो जो तुकबंदी होती थी, हाँ, वो तुकबंदी किया करते थे वो तब। हाँ। गजलों का ज्यादा पता नहीं था कि गजलें क्या हैं, बहर क्या है। 2 लाइनें लिख लेनी, दोस्तों को सुना देना, दोस्तों ने कह देना हाँ ठीक है, अच्छा है, बस इस तरीके से चलता रहता था। अभी गजल वजल का मुझे पता नहीं था, बस ये था कि बस कुछ लिखा है और ये पढ़ दिया, बस वो बात वहीं खत्म हो जाती थी। तो इस तरह से जो है गजलों में टेस्ट डेवलप हो गया। और फिर पूरी गजलें भी लिखी, लेकिन तब इतना जो मीटर था या जो मात्राएं थी उनके बारे में जानकारी नहीं थी। तो फिर काफी समय के बाद ये पता लगा कि इस तरह बशीर बद्र साहब, जब हम अम्बाला में शिफ्ट हुए तो इंडो पाक मुशायरे हुआ करते थे तब। अच्छा, अम्बाला तो गढ़ था, तो इंडो पाक मुशायरे हुआ करते थे, तो वहां मुझे पहली बार बशीर बद्र साहब को देखने का मौका मिला, उनसे मिलने का मौका मिला और उनके साथ बातचीत हुई, उनको सुना। तो लिखता तो मैं था, तब मुझे समझ आया कि ऐसे लिखना नहीं होता। बशीर बद्र साहब पठानकोट से थे शायद? बशीर बद्र साहब पठानकोट से नहीं थे, वो कानपुर, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान की कहाँ से थे, लेकिन उनको सुनना मुझे बहुत पसंद था। उनकी गजलें, उनके शेर मुझे तब मुंह जुबानी याद रहते थे। आपने भी उनके शेर भी कमाल के हुआ करते थे, और अभी भी मतलब उनको लोग बहुत प्यार से सुनते हैं। तो बस वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ, मुझे भी नहीं समझ आई कि कब क्या कैसे कहाँ से शुरू हो गया, और इस तरह जो है ये कारवां आगे चलता चला। और फिर आप मुतासिर किन से रहते थे? किन की गजलों को सुनना, किन की संगत का असर आप पे ज्यादा रहा? फिर मैं बस जैसे रेडियो पे था, तो गुलाम अली साहब मुझे बहुत पसंद थे, उनको सुना करता था। तब पंकज उदास साहब थे, उनको सुना करता था। जगदीश सिंह सर थे, उनको सुना करता था। तो बहुत अच्छा लगता था, पता ही नहीं लगता था कि वक्त किस तरीके से निकल जाता है। मतलब और एक शायर को जी शायरी की बात सही ढंग से समझ में आने लगी। जी शायरी क्या है? हाँ। ये आपकी जो आपकी आत्मा वाला शायर है जो अंदर बैठा है, जी वो वही पहुंचता था कि आपको वो गजल विधा वो आपको अच्छी लगने लग गई। जी, बस मुझे अच्छी लगने लगी और फिर मैंने लिखना भी शुरू कर दिया। फिर 8-10 लोगों के या कॉलेज में तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी शुरू कर दिया। आपने बहुत बड़े बड़े मंच शेयर किए, बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े शायर। जी वो बहुत बाद में जाके हुआ। तब तक तो मुझे याद है कि अम्बाला में एक बहुत बड़ा मुशायरा था, उसमें मुझे ज्यादा लोगों को मैं जानता नहीं था, लेकिन अब समझ आता है कि वो लोग कौन लोग थे। उसमें हसीब सोज साहब भी आए हुए थे, और तब वहाँ अम्बाला में एक डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन हुआ करते थे, मिस्टर बिंद्रा। तो उनको पता था कि मैं थोड़ा बहुत कुछ कह लेता हूँ, तो उन्होंने, ऐसे मैं तो देखने गया था प्रोग्राम, तो उन्होंने कहा रवि तू भी पढ़। तो मैं कहा सर मैं यहाँ इतने बड़े लोग, कहते नहीं कुछ नहीं होता। तो वो पहला मुशायरा था, मतलब पहला मुशायरा ही मैंने बहुत बड़ा, हालांकि मैं इस लायक नहीं था, मैं अभी भी खुद को इस लायक नहीं, वो आप कितने लायक हैं अभी प्रमाणित हो जाते हैं। शुरुआत करते हैं गजल से, क्योंकि आपने जो सवाल आपने जो जवाब दिया है ना, कि मैं इस लायक नहीं था, तो दोस्तों जब हमारे उस्ताद अच्छे शायर ऐसी बातें करते हैं तो हमारे पास एक ही विकल्प बचता है कि हो जाए उस्ताद। तो एक गजल अभी जो लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे लगता है मैं वही एक गजल को पेश करता हूँ। मतलब यूं हुआ था गजल का कि मुद्दे को यूं भी सुलझाया जा सकता है, कि मुद्दे को यूं भी सुलझाया जा सकता है, मुझ पे हर इल्जाम लगाया जा सकता है। क्या बात है, वाह। और छोड़ के जाने वाले अब लौट के मत आना, कि छोड़ के जाने वाले अब लौट के मत आना, बिन तेरे भी काम चलाया जा सकता है। क्या बात है। और इस तकरीर में अभी गुंजाइश है साहब, कि इस तकरीर में अभी गुंजाइश है साहब, थोड़ा झूठ तो और मिलाया जा सकता है। क्या बात है। और सुन जाने जा तेरे एक इशारे पे अब
कि सुन जाने जा तेरे एक इशारे पे अब जोकर पर भी दाव लगाया जा सकता क्या है। बात है, क्या शुक्रिया। बात है, वाह। और इतनी मोहलत तो मिलती है हम प्यादों को, कि इतनी मोहलत तो मिलती है हम प्यादों को, मरना हो तो आगे जाया जा सकता है। क्या बात है। और फटा पुराना नोट हूं पर नंबर पूरे हैं, कि फटा पुराना नोट हूं पर नंबर पूरे हैं, आधे में तो यार चलाया जा सकता है। ये फिर से मुकर्रर कर कि फटा पुराना नोट हूं पर नंबर पूरे हैं, आधे में तो यार चलाया जा सकता है। और मैंने अपने जख्मों को गिनकर जाना है, कि मैंने अपने जख्मों को गिनकर जाना है, एक आध इश्क तो और लड़ाया जा सकता है। और 16 गजलें पढ़ के पूछा है नाजिम से, कि 16 गजलें पढ़ के पूछा है नाजिम से, और एक मतला शेर सुनाया जा सकता है। तो इस तरह चलता है। बहुत ये आपकी गजल सुनने के बाद मैंने ये सवालों के जो कड़ी और ये जितनी भी लड़ी लिखी हुई थी सब रख दी है। अब बस मुझे लगता है हमारे दोस्तों को पता चल गया होगा, हमारे दर्शकों को, कि काबिल कितने हैं। एक गजल का, एक मुकम्मल गजल से ही पूरा परिचय दे दिया है आपने। और एक गजल और हो जाए। एक गजल और मैं एक गजल हुई थी, तो आज के टाइम में सोशल मीडिया का मैम बहुत रोल है। तो मैं एक गजल मैंने जैसे ही अपनी वॉल पे पोस्ट की, तो कुछ वक्त के बाद मुझे एक फोन आया। तो वो पंडित हरिकिशन जी थे, बहुत बड़े सूफी सिंगर हैं। तो उन्होंने कहा कि रवि, मैंने आपका नंबर अरेंज किया है और ये गज़ल मुझे बहुत पसंद आई है और मैं इस गज़ल को गाना चाह रहा हूँ। बहुत बड़ी मुझे बहुत बड़ा लगा, मैं कि इतने बड़े सिंगर जो है वो मेरी गज़ल को गाना चाहते हैं। तो मुझे लगा, कहते वो आप ना वो लिख के भेजो कि मैं ये गज़ल, मैंने वो सारा जो फॉर्मेलिटी थी वो पूरी की और उन्होंने गज़ल गाई। क्या खूबसूरत उन्होंने गजल गाई है। तो उस गजल के कुछ शेर हैं वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि फेसबुक पे आप पोस्ट करते हैं और वहां से पढ़ के मैं खुद हैरान था कि भाई ये कैसे कमाल हो गया। तो हालांकि उन्होंने गजल ले ली और मुझे लगा कि कहाँ मैं और कहाँ वो, किस तरीके से, और 1-2 महीने कोई खबर नहीं थी। तो 2 या 3 महीने के बाद मुझे फोन आया कि रवि वो गजल जो आपने मुझे भेजी थी मैंने वो गाई है और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो हम भी तैयार हैं सुनने के लिए। वो गजल यूं हुई थी कि कंगन झुमका नथनी गजरा पायल भी हो सकता था, कि कंगन झुमका नथनी गजरा पायल भी हो सकता था, मैं तेरी आंखों का एक दिन काजल भी हो सकता था। और अपने हिस्से में तो आए रंजो गम के साए हैं, कि अपने हिस्से में तो आए रंजो गम के साए हैं, लहराता बल खाता कोई आंचल भी हो सकता था। क्या बात है। और धुआं धुआं देखा तुमने और आंखों को भर बैठे, कि धुआं धुआं देखा तुमने और आंखों को भर बैठे, मुस्काता मदमाता कोई बादल भी हो सकता था। क्या बात है। कि अच्छा ही है यारा तुमने मुझको तन्हा कर डाला, कि अच्छा ही है यारा तुमने मुझको तन्हा कर डाला, वरना चाहत में तेरी मैं पागल भी हो सकता था। और पहली बारिश में ही देखा फीके निकले रंग उसके, कि पहली बारिश में ही देखा फीके निकले रंग उसके, वो जिसकी हस्ती का मैं तो कायल भी हो सकता था। और गुर्बत में भी हमने अपनी खुददारी ना बिकने दी, कि गुर्बत में भी हमने अपनी खुददारी ना बिकने दी, वरना अपने पांव के नीचे मखमल भी हो सकता था। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कमाल, बहुत कमाल। और दोस्तों, इतनी खूबसूरत गजल के बाद एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है, कहीं नहीं जाइएगा दोस्तों। ब्रेक के बाद स्वागत है फिर से दस्तक पे। अब दस्तक इस कदर होने लगी है, दस्तक की क्या कहें, एक से बढ़कर एक नामी हस्ती हमारे साथ होती है, आपके रूबरू होती है और हमें भी बड़ा गर्व महसूस होता है कि इतनी ख़ास मुलाकात होती है, इतने प्रबुद्ध लोगों से मिलते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं। रवि जी से बातें हो रही हैं, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रवि जी, जैसे कि आपने गज़ल सुनाई और
सवाल भी हमारे पास है, बहुत सारे हैं, बाद में करेंगे सवाल, जी, जी, क्योंकि जी। जब सवाल करके क्या करेंगे जो खुद ब खुद इतना खूबसूरत जवाब हो। थैंक यू, गजल आपके शुक्रिया। हर सवाल का जवाब दे जी रही जी है। जी जी। तो कुछ गजलें और हो जाए जो आपके दिल के बेहद करीब है, और करीब एक बहुत ही मकबूल गजल है आपकी, वो मुझे खुद भी मैंने कई बार सुनी है अलग अलग मंचों से। वो धूप से संबंधित कुछ है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, उसके 3-4 शेर हाँ, मैं पेश स्वागत करूँगा। है जी। तो मतलब यूँ हुआ था कि जो साथ रोशनी ने निभाया नहीं कभी, हम्म, कि जो साथ रोशनी ने निभाया नहीं कभी, मैंने भी फिर चिराग जलाया नहीं कभी। क्या बात है। और इस दौरे जुल्मो जबर में तेवर वही रहे, कि इस दौरे जुल्मो जबर में तेवर वही रहे, सर कटा लिया हमने झुकाया नहीं कभी। क्या बात और है। हिस्से की अपनी धूप हाँ, ये शेर, यस। पड़ोसी को मिल सके, हिस्से की अपने धूप पड़ोसी को मिल सके, कि हिस्से की अपने धूप पड़ोसी को मिल सके, मैंने मकान ऊंचा उठाया नहीं कभी। क्या बात है, क्या बात। और ले आई थी मजबूरियां मुझे शहर में मगर, कि ले आई थी मजबूरियां मुझे शहर में मगर, मैंने तो गांव दिल से भुलाया नहीं कभी। क्या बात तो है। ये गजल के 3-4 शेर थे। एक एक गजल जो लोगों ने जिसको हाथों हाथ लिया, किसी मुशायरे में जाता हूँ तो उसकी गजल की फरमाइश होती है, तो वो गजल मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो गजल यूँ हुई थी कि टूटे दिल का मलाल था ही नहीं, कि टूटे दिल का मलाल था ही नहीं, बेरुखी पे सवाल था ही नहीं, और भाव हमने बढ़ा दिए तेरे, कि भाव हमने बढ़ा दिए तेरे, कीमतों में उछाल था ही नहीं। क्या बात है। और मेरी नजरों का धोखा था वो बस, कि मेरी नजरों का धोखा था वो बस, तेरा जादू कमाल था ही नहीं। और उठना आता तो और क्या करता, कि उठना आता तो और क्या करता, जब किसी को ख्याल था ही नहीं। और तेरी लत लग गई मुझे वरना, कि तेरी लत लग गई मुझे वरना, मेरा जीना मुहाल था ही नहीं। और गजल का आखिरी शेर, कि जंग तुम खाक जीत के आते, कि जंग तुम खाक जीत के आते, खून में तो उबाल था ही नहीं। तो ये गजल वाकई कमाल की है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि वो कहते हैं कि वो उसका इश्क, मतलब हुस्न और इश्क की बात है कि अगर जब हुस्न जो है किसी काम का नहीं, जब इश्क ना हो तो जी जी, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी बात यहाँ पे लगती है कि उसमें कुछ नहीं था, जो भी कुछ था अपनी मोहब्बत की वजह से था। मतलब उसकी कीमत तो उसकी औकात उसे बता दी है। ये अंदाज के साथ बताइए, बगैर बेइज्जत करे। कि वो हुस्न में उबाल था ही नहीं। तो और कई बार आप हर चीज वक्त पे डिपेंड करती है। कई बार कुछ जगह पे इतना ज्यादा वक्त ले लिया जाता है कि इतना ज्यादा वक्त लेने के कारण वो चीज जो है बेमानी हो जाती है। तो कुछ इस तरह का ख्याल पेश करने की कोशिश की थी, तो लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया। और हर मुशायरे में पलकों पे लेने वाली गजल हर मुशायरे में इस गजल की फरमाइश जो है जरूर होती है, और मुझे पढ़नी पड़ती है। हालांकि मैं कई बार कुछ और लेके जाता हूँ, सोचता हूँ कि कुछ नया पढ़ेंगे, लेकिन वो है कि टाइम तो आपको पता ही, आप तो बहुत मुशायरों में जाती हैं, आपको पता ही कि टाइम लिमिट रहती है कि आपने 5 मिनट पढ़ना है, आपने 7 मिनट पढ़ना है। तो वो गिनी चुनी गजलें ही लोग सुनना पसंद करते हैं। नई गजलें जो हम लेके जाते हैं वो वैसी ही पड़ी रह जाती है। वो फिर निशिस्त में या छोटी गोष्ठी में जो है वहाँ हम पढ़ के मन को सुकून देते हैं कि चलो ये भी नहीं। वाकई बहुत कमाल की गजल है। और गजल को एक ठहराव देते हैं, हम कुछ सवाल उठा लेते हैं कि ये तो रही गजल की बात और मुतासिर होने की बात। और लिखी किस उम्र में पहली गजल? पहले गजल शुरू हुई थी कॉलेज टाइम की उम्र से। जी, हम लोग कुछ नहीं पूछ रही, बस मैं हंस दी हूँ और बाकी दर्शक भी हंस रहे हैं। और आपकी जो होठों की स्माइल और चेहरे का नूर है ना, वो उसका जवाब मिल गया है। तो कॉलेज से शुरू, बस किसी को देखकर लिखी?
या बस कुछ ना कुछ तो प्रेरणा तो रहती है, कुछ ना है। कुछ गजल लिखने की, और कुछ ऐसा ही कुछ ना कुछ किस्सा बनता है ना। वो मेरा एक शेर है कि सुई की नोक से जख्म कुरेदने पड़ते हैं, कि सुई की नोक से जख्म कुरेदने पड़ते हैं, यूं ही कोई गजलकार नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं अभी जख्म मैं कुरेद रही हूँ। मुझे लग रहा है मैंने आपके जख्म कुरेद दिए, कॉलेज का जमाना याद दिला दिया है। तो बस वहां से शुरू हुआ। और एक्चुअली थिएटर किया करते थे हम कॉलेज में, और फिर थिएटर करते करते गजल हो गई। तो बस इस तरीके से काम चलता था। बहुत कब देखिए, जब हम किसी भी विधा में जाते हैं, अगर कविता लिखते हैं, कुछ समय के बाद हमारी नज़म भी आती है, गज़ल आती है, और जब हम नज़म गज़ल कविता कहते हैं तो हमें संवाद स्थापित करना भी आता है। फिर हम अभिनय से जुड़ते हैं, और एक के साथ एक कड़ी जुड़ी हुई है, जो ये कला की जो यात्रा है, साहित्यिक यात्रा जो है, इसमें अनेक कलाएं भी जुड़ जाती हैं एक समय पे आने के बाद। अब आप नाटककार भी हैं, नाटक करते भी हैं मंचों पर, थिएटर में भी किए हैं, और आप सीरियल, टीवी सीरियल भी कर चुके हैं, और वेब सीरीज में, और वो जो लेटेस्ट आपकी शॉर्ट मूवीज में भी आपने काम किया है, और बहुत सारे मैंने खुद देखे हैं, आपके एपिसोड्स भी देखे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि घर में ज्यादा नाटक करने के बाद बाहर नाटक खेलने लग गए, या बाहर नाटक करके अब घर में नाटक करते हैं? मतलब नाटक से आपको कैसे फील होता है? नाटक आपकी रूह को सुकून देता है। घर वाला नाटक नहीं? घर वाला नाटक भी चलो कुदरती परमात्मा की ऐसी कृपा है कि घर में सब ठीक ठाक है, और शायद यही एक कारण है कि मैं नाटक भी कर रहा हूँ, मैं सीरियल भी कर रहा हूँ, मैं गजल भी पढ़ रहा हूँ। तो आपका वो माहौल जब अच्छा मिलता है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो घर में कोई ज्यादा नाटक वाटक नहीं होता, मतलब ठीक पॉजिटिव जो आप नाटक बाहर करते हैं वो घर पे दिखाते हैं। तो बहुत अच्छे। कई बार होता है कि शांत स्वभाव के व्यक्ति को जब चीखने चिल्लाने का किरदार निभाना पड़े, जी, तो फिर उसकी रिहर्सल, क्योंकि गजलकार तो नजाकत से बात करते हैं, तो ये मुश्किल आई कभी कि कोई बहुत क्रोध वाला अभिनय करना पड़े? हाँ, कई बार मुश्किल आती है, कई बार अच्छा कुछ रोल इसी वजह से छूटते हैं। अब बीइंग ए टीचर, तो मुझे एक ऐसा आप रोल, तो प्रिंसिपल भी रहे हैं सरकारी स्कूल हाँ जी बिल्कुल। कई बार ऐसा मिलता है तो आप वो कर नहीं पाते, उसमें एक कहीं ना कहीं आपके मन में रहता है कि ये आप कर तो रहे हो, लेकिन ये जब उसका टेलीकास्ट होगा, जब आपके स्टूडेंट, आपके कुलीग इसको देखेंगे तो कैसा उनको महसूस होगा। तो कुछ कई सारे प्रोजेक्ट हमें इस अपने एक वो रखने के लिए भी जो है हमें छोड़ने पड़ते हैं। देखिए, अभिनय एक ऐसी चीज है कि हम चले जाते हैं, हमारी कई पीढ़ियां हमें बाद में यूट्यूब पे, टीवी पे देखेंगी। अब हमारे कितने भी अदाकार हैं जब चले गए हैं, आज भी हम राज कपूर से लेकर न जाने कितने हमारे अभिनेता हैं, ऐसा लगता है वो समक्ष सामने घट रहा है। तो वो अमर रहते हैं, कलाकार हमेशा अमर रहते हैं, साहित्यकार अमर रहते हैं। तो अमर रहने के इस पथ पर बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके वो मुकाम हासिल होते हैं। आप खुद भी बहुत अच्छी कलाकार हो, आपने भी 8-10 फिल्मों में, और मैं जानता हूँ आपके बारे में भी काफी। मेरा इंटरव्यू आप कभी आप भी मेरा इंटरव्यू कर लीजिएगा। बहुत जी, इस यात्रा में बहुत मुश्किलें भी हैं, इतना आसान नहीं होता ये सफर, और बहुत सारी बातें करनी है दोस्तों अभी, लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द आते हैं दोस्तों। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं। रवि जी से बात हो रही है, गज़लकार कमाल के हैं, आपने सुनी भी है गज़लें, कुछ सफ़र और उनके साथ तय करते हैं। रवि जी, इतने तमाम जानकारियां हासिल हुई हैं, मुशायरे की, घर गृहस्थी की, नाटक की, और गज़ल की भी आपने बात करी, और बहुत खूबसूरत आपने गज़लें सुनाई। तो मुझे लगता है कि थोड़ी कमी तो रह गई है, यानी कितनी खूबसूरत गज़लें जितनी सुने उतनी कम। तो एक दो गज़ल, उसके बाद एक दो सवाल। शर्मा थे, एक नई गज़ल पढ़ने का मौका बड़ा कम मिलता है, तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि उर्मिल सखी के सामने बैठ के एक नई गज़ल में पढ़ रहा हूं। स्वागत है। मतलब यूं हुआ था कि ये तकल्लुफ तमाम किस लिए है, कि ये तकल्लुफ तमाम किस लिए है, सारा
ये इंतजाम किस लिए है, और जान ही सिर्फ देनी है जाना, कि जान ही सिर्फ देनी है जाना, मेरी जान ये गुलाम किस लिए है। बहुत खूब। और काम होगा जरूर कुछ उसको, कि काम होगा जरूर कुछ उसको, वरना हमको सलाम क्या बात है। किस लिए है। और अच्छा। है मजा तब जो हम पी के बहके, कि है मजा तब जो हम पी के बहके, ना तो ये जाम वाम किस लिए है। क्या बात। और सारे इल्जाम मेरे नाम कर दो, कि सारे इल्जाम मेरे नाम कर दो, यार ये मेरा नाम किस लिए है। और जिंदगी 4 दिन की है तो फिर, कि जिंदगी 4 दिन की है तो फिर, इतना ये ताम झाम किस लिए है। वाकई बड़ा गहरा सवाल छोड़ दिया। जिंदगी 4 दिन की है तो फिर ये ताम झाम किस लिए है। जी जी। हाँ चलो फिर तो एक गजल के 2-3 जी स्वागत। वो गजल भी अच्छा लोग पसंद कर रहे थे, तो मैं सोचा मतलब यूं हुआ था कि आस्तीनों में जिन्हें खंजर छुपाने आ गए। ये तो बहुत मकबूल गजल है, बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया। कि आस्तीनों में जिन्हें खंजर छुपाने आ गए, दोस्ती का वो हमें मतलब बताने आ गए, और नींद को आंखों ने एक शब्द अलविदा क्या कह दिया, कि नींद को आंखों ने एक शब्द अलविदा क्या कह दिया, चांद तारे जुगनू सब हमको सुलाने आ गए। क्या बात है। और मैंने भी होके पशेमा तोड़ दी अपनी कमान, कि मैंने भी होके पशेमा तोड़ दी अपनी कमान, खुद बखुद जो मेरे तीरों तक निशाने आ गए। क्या बात और है। शाम थी तन्हाई थी फिर याद तेरी आ गई, कि शाम थी तन्हाई थी फिर याद तेरी आ गई, शाम के साथी गजब हैं फिर बुलाने आ गए। और बात तेरे आ गई है रास मुझको मैं कशी, कि बात तेरे आ गई है रास मुझको मैं कशी, देख मुझको धुएं से छल्ले बनाने आ गए। क्या बात है, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। धुएं से छल्ले बनाने आ गए। बहुत कमाल की शायरी। वाह। और शायरी का मयार तो हमारे दर्शकों ने देख ही लिया है। शुक्रिया। बहुत सहज सरल शब्दों पे बहुत बड़ी बात कहने का हुनर है रवि जी आपकी शायरी में। हम इस बात की जो है दाद देते हैं, कमाल हैं आप। और बात कुछ सवालों की आती है तो आप अम्बाला से हैं। अम्बाला में साहित्य का माहौल कैसा है? अम्बाला में साहित्य का माहौल आज के दिन बहुत अच्छा है जी। कई सारे मंच हैं, खाली नाम के मंच नहीं है, संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं। हाँ। वो वाकई काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। जो नवांकुर हैं उनको अच्छे से मौका दिया जा रहा है, जो स्थापित लोग हैं उनको अच्छे से मौका दिया जा रहा है। नशिस्त हो रही हैं, गोष्ठियाँ हो रही हैं और बड़े प्रोग्राम भी अम्बाला में आयोजित किए जा रहे हैं। तो आज अम्बाला का जो लग रहा है कि जो एक नया संचार लोगों में इस विषय को लेके हो रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं। और नए नए लोग, हम भी कहीं जाते हैं या नशिस्त होती है या कहीं जाते हैं या कॉलेज में या स्कूल में कहीं जाते हैं, कोई प्रोग्राम होता है, तो हम भी बच्चों को एक तरीके से प्रेरित भी करते हैं कि आप मोबाइल को छोड़िए और इस क्षेत्र की तरफ बढ़िए। इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आप में यदि मन है, आप में भाव है। आप तो प्रिंसिपल रहे हैं स्कूल के, तो आप खास तौर से मुझे लगता है स्कूल में आयोजित करवाते रहे हैं साहित्यिक गतिविधियां चलती रहती तो थी, बच्चे नाट्य कला चलती थी। या अभी रिसेंटली अभी रविंद्रनाथ टैगोर साहब की जन्म शती है, तो उसमें उनकी एक कार्यक्रम हम करवा रहे हैं जिसमें उनकी कहानियों को ड्रामेटिक रूप से जो है वो पेश किया जाएगा। आने वाले समय में वो तो इस तरीके से चीजें जो है हो रही हैं और बहुत अच्छा हो रहा है। तो और ये तो हो गया, एक पक्ष हो गया। आजकल के जो लेखक हैं, सोशल मीडिया ने किताबों को कितना खाया है, आप क्या कहते हैं? दुख है इस बड़ा बात गंभीर प्रश्न आपने पूछ लिया। सोशल मीडिया ने किताबों का बड़ा नुकसान किया है, खत्म कर दिया बुक्स को।
अब कोई 4 लाइनें लिख लेता है तो उसको लगता है मैं शायर हूँ, कि मैं शायर हो गया, उस्ताद और शायर, हाँ। वो डाल देता है। यदि उसके फॉलोवर या उसको लाइक्स बहुत आ जाते हैं तो उसको लगता है मैं इस काबिल हो गया कि मैं इसको मैगजीन में भेज दूं, मैं ये कर दूं। और गज़ल एक बड़ी बारीक विधा है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप तो खुद गज़लकार हैं, आपको मीटर का ध्यान रखना पड़ता है, आपको बहर का ध्यान रखना पड़ता है, आपको रदीफ का ध्यान रखना पड़ता है, काफिये का ध्यान रखना पड़ता है। कई सारी चीज़ें हैं, जब तक वो सब चीज़ का बैलेंस बना के आप नहीं चलेंगे तो गज़ल नहीं होती। आप जरूरी नहीं है कि आप गज़ल कहें, आप नज़म कह सकते हैं, आप कविता कह सकते हैं, आप ब्लैक वर्स में कह सकते हैं, लेकिन जो आप लिख रहे हो उसको गज़ल का नाम दे रहे हो। और इस तरीके से ये चीज़ें तकलीफ देती हैं। उनको ज्यादा तकलीफ देती है जो गजल को समझते हैं, जो बारीकियां गजल को और गजल की परवरिश ऐसे ही करनी पड़ती है जैसे नवजात शिशु की करनी उसको सर्दी गर्मी धूप हर से बचाना पड़ता है ना, वैसे उसको खामियों से बचाना है। तो मैं जितने भी हमारे नए बड़े अच्छे अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, कई तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और लेकिन जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो लिखना चाह रहे हैं, तो वो ये ना देखें कि मैंने टीवी पे आना है, मैंने मशहूर होना है। आप अच्छा लिखिए, अच्छे ख्याल लेके आइए, बारीकियों को समझिए, तब उसके बाद आप मंच पे उस गजल को लेके आइए, तब आपका रुतबा कुछ और ही होगा। ऐसे तो आप आएंगे और चले जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। और घर वालों का कैसा मिजाज रहता है? रवि जी की गजलों को घर वाली भी सुनती है क्या? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो उनको कैसा लगता है जरा वो तो आपने उनको अच्छी लगती हैं। हाँ। कुछ गजलें अच्छी लगती हैं, कुछ गजलें अच्छी नहीं भी लगती होंगी, लेकिन उन्होंने कभी ये कहा नहीं कि अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं कहा। हाँ, नहीं कभी ऐसा नहीं कहा। तो बस घर वालों को कई बार थोड़ा सा ये शिकायत। आप किसी शायर के साथ बैठेंगे जी, तो जैसे ही 2 शायर बैठे कहते हैं मैं और मेरा हम 2 यार समझ गए आप, मैं जो 3 यार बैठे, मैं यार और वो, तो जब 3 लोग बैठते हैं 2-3 तो शायर तो एक तो एकदम से कह रहे हैं बस छोड़ो यार सारी बातें, चल एक शेर हो जाए, एक गजल हो जाए। लेकिन घर में बैठते ही कभी बीवी कहती कि छोड़ो सारी बातें, चलो एक गजल हो जाए। ऐसा हुआ है कभी? नहीं, उनका टेस्ट जो है म्यूजिक में तो है, म्यूजिक में है। वो भी जगजीत सिंह को सुनते थे। ये बड़ी अच्छी बात रही कि वो भी साहित्य को पसंद करते हैं, वो भी साहित्य से जुड़े हुए हैं, और इस कारण गाने वाने हम कुछ जो उनके गाने के टेस्ट थे वही मैं भी सुनता था, अच्छे लगते हैं उनको गाने, और इस तरीके से कुछ बैलेंस बना के सब कुछ ठीक ठाक। और ये बहुत जरूरी होता है कि जब घर से बाहर जी वो रुतबा हासिल कर ले शायर, जी, वो नाम कमा ले, जी, और नाम के साथ दाम भी कमाने लग जाए शायरी से, और अपनी खास पहचान बना ले, जी, और वो पहचान उसको बहुत गौरवान्वित करती है। उसको लगता है कि अभी और इस पड़ाव में और आगे चलना है। लेकिन जब घर से प्रोत्साहन मिलता है तो सुकून की नींद आती है। ये बहुत जरूरी होता है। ऐसे बहुत से साहित्यकार से मैं बात करती हूँ, रूबरू होती हूँ, दस्तक में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो कई बार बड़ी तकलीफ होती है कि उनकी जो बीवी है उनको लिखना ही पसंद नहीं है। उनको लगता है कि मोहब्बत का शेर है तो भाई किस पे लिखा है, किस पे लिखा है, कौन है, ये बिगड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे नहीं, आपके साथ नहीं है, जी जी, खुद बताते हैं लोग, जी जी, बिल्कुल, उनको पसंद ही नहीं है, वो कहते हैं ये तो आवारागर्दी सी है। हाँ, उनको कई लोगों की रूह की नहीं है खुराक है, लेकिन जिसको ऐसा साथी मिल जाए जो कद्र करे और सुने भी ना लेकिन रोके टोके ना, बिल्कुल, वो बहुत जरूरी होता है। मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा का कि नहीं, वाकई ऐसे बहुत सारे हमारे साहित्यकार और आप हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी जी, हाँ जी, बहुत अच्छे। और मैं तो कहती हूँ कि हम दुआ करते हैं आपकी जो गज़ल की यात्रा है और इसमें विस्तार हो और समृद्ध हो, और बहुत जल्द मुशायरे में आपसे मुलाकात होगी। बहुत कमाल का कहते हैं, और आप आए, जस्ट टीवी के प्रांगण में दस्तक दी, बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ कहा, और हमारे दर्शक जो हैं आज हमारे मेहमान से मिलकर बहुत देर तक इनकी बातें याद रहेंगी। इनकी शायरी कमाल की है, और हम तो यही कहते हैं कि सबसे पहले इनका धन्यवाद दे लेते हैं। आपका धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा कि मैं आपके चैनल पे आ सकूं। जी, आपने ये पहले बोल दिया था कि जी इस लायक तो नहीं, देखिए आपकी कितनी गजलें सुना के हमने साबित कर दिया कि ये आपका स्नेह लायक है। जी बिल्कुल, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, थैंक यू।
और दोस्तों, इस मुकम्मल मुलाकात के बाद हम तो यही कहते हैं, किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए और जल्द लौटेंगे एक और ख़ास मुलाकात के साथ। अब मैं तो यही जाते जाते कहूँगी कि रवि जी को और मुझे, यानी हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।